नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 जो हमारा पेपर हुआ था 28 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में। उसके हम गणित के आज सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप देखोगे कि कैसे हम लंबी लंबी लैंग्वेजेस वाले सवाल को बहुत ही आसानी से टैकल करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, एक आयताकार मैदान के 3 तरफ बाड़ लगानी है और उसका एक सिरा खुला रखना है। बाड़ का मतलब होता है कोई रोक लगानी है, जैसे मतलब डंडे गाड़ के उन पर तार बांध देते हैं, उस तरीके से मतलब एक तरह से बाउंड्री करनी है, बाउंड्री टाइप जैसे हम खेतों में कर देते हैं। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा आयताकार मैदान है, एक फिगर बना लेता हूँ मैं। ये मेरा आयताकार मैदान है, इसका एक सिरा खुला रखना है। तो देखिए, ये वाला सिरा मैंने खुला रख दिया इसका, जिसकी लंबाई 30 फुट है। तो लंबाई इसकी गिवन है आपको 30 फुट, ये आपको गिवन है। इस मैदान का क्षेत्रफल है 690 स्क्वायर फुट। इसका एरिया दे दिया आपको, ये 690। आपको बताना है लगाई जाने वाली बाड़ की लंबाई कितने फीट होगी। यानी यहाँ पर जो आप बाड़ लगाओगे इस तरीके से, ये मान लो ये बाड़ लगा दिया आपने, तो आपको इस बाड़ की लंबाई बतानी है कि कितने फीट होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर करता हूँ मैं। तो देखिए, एरिया आपको गिवन है 690, लेंथ गिवन है 30, ब्रेथ आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सभी जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपको गिवन है 690, लेंथ आपको गिवन है 30, ब्रेथ मान लेता हूँ b। तो ये 30 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट गया 23। तो ब्रेथ मेरी निकल कर आ गई 23 फुट, यानी ये वाली लंबाई आ गई 23। जब ये 23 है तो ये वाली भी 23 होगी। आपसे पूछ रहा है लगाई जाने वाली बाड़ की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, 23 तो मेरी यहाँ पर हो गई है, मैं कलर चेंज करता हूँ। 23 तो मेरी ये हो गई, 30 मेरी ये हो गई और 23 मेरी ये हो गई। तो मैं लिख देता हूँ बाड़, पेन चेंज कर लेता हूँ भाई, दिख नहीं रहा होगा। बाड़ की लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 23 प्लस 30 प्लस 23, तो ये हो जाएगी आपकी 23 और 23 46 और 30 76 फुट। और ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आसान सवाल थे, तो बेसिक आप सभी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, तो लाभ 4 गुना हो जाता है, प्रॉफिट आपका 4 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान सवाल। देखिए, मैं मान लेता हूँ CP और SP। मैं मान लेता हूँ पहले कोई प्रोडक्ट है, उसका CP रहा होगा 100 और SP रहा होगा 200। तो यहाँ पर देखो आप, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है 200, अगर इसको 3 गुना कर दो ये हो जाएगा 600। तो लाभ 4 गुना हो जाता है। लाभ देखिए पहले कितना था 200, 4 गुना इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना लाभ हो जाएगा। इसका मतलब ये, सॉरी दोस्तों 100 हो गई, 200 नहीं 100 होगा भाई। 100 से 200 जाओगे तो प्रॉफिट 100 ही तो होगा, एक कर लो इसे आप। तो देखिए लाभ यहाँ से 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना का मतलब 400। अब देखिए SP है 600, लाभ है 400, तो इसका मतलब CP कितना रहा होगा भाई, 400 का प्रॉफिट है तो CP कितना रहा होगा 200, क्योंकि 200 में 400 जोड़ोगे जब ही तो 600 का प्रॉफिट आएगा। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से इसलिए मान लिया क्योंकि आपसे रिजल्ट पूछ रहा है परसेंटेज में, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो अगर आपसे जब भी परसेंटेज में रिजल्ट पूछा जाता है तो आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखिए CP है 200, SP है 600, प्रॉफिट है 400। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, 400 का प्रॉफिट CP पर, CP कितना है 200, परसेंटेज पूछने के लिए गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 दूनी 4, 2 गुना 100 करोगे ये आ जाएगा 200%, यानी जो लाभ प्रतिशत आएगा वो आएगा 200%, ऑप्शन नंबर 4। आसान सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दो संख्याओं का योग 55 है
उनका LCF और LCM 5 और 140 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा। इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे रेसिप्रोकल। तो उनके रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। देखिए दो संख्याएं, उनका योग है 55। तो मैं मान लेता हूँ वो दो संख्या रही होंगी x + y, ये दे रखा है आपको 55, और LCM दे रखा है 5, HCF दे रखा है 5, LCM दे रखा है 140। तो देखिए एक फॉर्मूला आप सभी जानते हो, LCM × HCF, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM गिवन है आपको 140, HCF गिवन है 5, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये मान लेता हूँ XY। तो XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से, 14 पंजे 70, 700। अब देखिए XY की वैल्यू पता है आपको, x + y की वैल्यू भी पता है। तो x और y के ऐसे मान लेने हैं कि जिनका गुणा करो तो 700 आ जाए और जोड़ो तो 55 आ जाए। तो देखिए बहुत ही आसान है। अगर मैं मान लूँ x है मेरा 35 और मैं मान लूँ y है 20, तो 35 × 30 करोगे तो ये मेरा 700 ही आएगा। अब ऊपर वाली कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं, 35 + 20 तो ये 55 आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर मेरे सेटिस्फाई हो गए। तो यानी x की वैल्यू है 35 और y की वैल्यू है 20। अब देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, उन संख्याओं के रेसिप्रोकल का योग कितना होगा। तो देखिए रेसिप्रोकल का योग, इसका मतलब 1/x + 1/y, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू आपको पता ही है, 1/35 + 1/20। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। LCM आ जाएगा 70 या 700 ही ले लेते हैं, चलो आगे काट लेंगे। 20 बार जाएगा ये, प्लस ये 35 बार जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55/700। अब देखिए 5 से चले जाएगा मेरा 11 बार, और ये चले जाएगा 1, 5 चौक 20, 0। तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा, 11/140। और यही आपका उत्तर है ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, बस आपको केवल एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, जिसको नहीं पता तो वो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, आप लिख लेंगे इसको, क्योंकि इसका क्या है, बहुत यूज़ होता है इस फॉर्मूले का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किन्हीं भी दो नंबर के प्रोडक्ट्स LCM × HCF का प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चौथा सवाल, A, B और C किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क, बेहद ही आसान सवाल। 3 बंदे हैं भाई, A, B और C। पहले हम बंदे लिख लेते हैं। A करता है 15 दिन में, B करता है 20 दिन में, C करता है 30 दिन में। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं इनका LCM। तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 60। तो C 30 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन में करेगा 30 दूनी 2 काम। B 20 दिन में करता है काम, तो एक दिन में करेगा 3 काम। A 15 दिन में किसी काम को करता है तो एक दिन में करेगा 4 काम। ये इनकी एफिशिएंसीज निकल कर आ गई, कार्य क्षमता एक दिन की। अब आगे कह रहा है कि यदि वे 7 काम करते हुए 45,000 रुपये पाते हैं तो C के हिस्से में कितनी राशि आएगी। तो देखिए अगर वो 7 काम करें तो वो 45,000 रुपये पाते हैं। इसका मतलब उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू दी है आपको 45,000 रुपये। ये उनका एक एक दिन का काम है ना, तो वो टोटल 45,000 रुपये पाते हैं। वो तीनों मिलके काम करेंगे एक दिन में 9, तो 9 बराबर 45,000 के, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5,000। आपसे पूछ रहा है C के हिस्से में कितनी राशि आएगी, तो C का हिस्सा कितना है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 2 × 5 ये हो जाएगा 10,000। तो C के हिस्से में जो पैसे आएंगे वो मिलेंगे उसको 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज CI वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, वो 3 साल में 3640 हो जाता है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि और समान ब्याज दर से SI कितना होगा। साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट। हमें पता है केवल ब्याज,
तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से 1/5। 3 साल की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल था 5, तो ब्याज लगकर अमाउंट हो गया 6 पहली साल, सेम ही रहेगा दूसरी साल और सेम ही रहेगा तीसरी साल। तो ये 3 साल की बात हो गई। अब 3 साल में प्रिंसिपल हो गया ये मेरा 125, अमाउंट हो गया 6 का क्यूब 216। तो आप देखिए ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर, 75 और 16 91 यूनिट, ये आया हमारे अकॉर्डिंग। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 91 बराबर दिया है आपको 3640 के, 91 बराबर दे रखा आपको 3640, ये 91 ब्याज आ गया हमारे अकॉर्डिंग 91 यूनिट। क्वेश्चन में दे रखा 3640 ब्याज है, तो 91 से 3640 जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मुझे गुणा 40, क्योंकि 91 चौके होते हैं 364, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, तो 125 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ भी हमें गुणा 40 करना पड़ेगा, तो 125 चौके होते हैं मेरे 500, और 500 और 0 ये हो जाएगा 5000। तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ गई भाई 5000। ये था प्रिंसिपल, ये था अमाउंट, मूलधन मिश्र धन। मुझे केवल मूलधन ही चाहिए था, मैं आसानी से जो मेरे से पूछा है साधारण ब्याज वो निकाल सकता हूँ। तो देखिए प्रिंसिपल है 5000, रेट है 20%, टाइम है 3 साल, आपसे SI पूछ रहा है ये, तो या तो आप फॉर्मूला लगा दो या फिर सीधा आप परसेंटेज का यूज करो। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, तो 5 की वैल्यू दी है आपको 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 5000 जाने में गुणा 1000 कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000, यानी 1 साल का ब्याज आ गया 1000। हमें बताना है 3 साल का, तो हम 3 की ओर गुणा कर देंगे 1000 में, तो ये हमारा 3 साल का ब्याज निकल कर आ जाएगा कितना, 3000 रुपये, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बस हमने रेशियो का यूज़ करके पहले हमने CI गिवन है तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया वहाँ से, फिर प्रिंसिपल मिल गया तो हमने फिर SI निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन साथियों। अब साथियों देखो, हो सकता है शायद आपको मेरी शक्ल साफ ना दिख रही हो, तो देखिए मेरी शक्ल से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये जो नीचे सवाल है ये आपको साफ दिख रहा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपको क्या है उस सवाल पर नज़र रखनी है कि सवाल कैसे हो रहा है। शायद अगर मेरी शक्ल चाहे कैसे भी दिख रही है तो वहाँ आप ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। दो संख्याओं का गुणनफल 120 दे रखा है आपको। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई ये दिया है आपको 120, उनके वर्गों का योग 289 है, तो वर्गों का योग इसका मतलब x² + y², ये आपको गिवन है 289। आपसे पूछ रहा हूँ संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, तो देखिए अंतर बताना है आपको, x - y ये बताना है। तो आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से एक फॉर्मूला जानते हैं, x - y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² माइनस के 2xy, तो इसका मैं यहाँ पर यूज लूँगा। तो देखिए x² + y², इसकी वैल्यू आपको गिवन है 289, माइनस xy की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 120, तो 120 गुणा 2 करोगे ये हो जाएगा 240, तो 289 में 40 गए, ये बचेगा मेरा 49। ये किसकी वैल्यू आ गई, x - y का होल स्क्वायर की। अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इधर मेरा रूट आ जाएगा, तो x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √49। ये हम सभी जानते हैं कितना होता है 7। अब मेरे से यही तो पूछा है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, तो कितना आ गया 7, ऑप्शन नंबर 3। आसान सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा के फॉर्मूला का यूज़ किया है हमने, केवल इस वाले फॉर्मूला का, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे। जिसको नहीं पता तो मैं इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर देता हूँ, आप इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज़ होता है मैथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों 7वें सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर धातु का एक बड़ा ठोस घन बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी बात होती है पिघलाकर, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम लेते हैं। तो आपको 3 क्यूब्स की साइड दी गई हैं, एक हमारा क्यूब है 6 का, एक 8 का है, 10 का है। तो क्यूब का वॉल्यूम आप सभी जानते हो, सॉरी यहाँ पर बात हो रही है
घन की, हाँ क्यूब ही, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो देखिए एक बड़ा ठोस घन बनाया गया है, तो इसका मतलब एक बड़ा ठोस घन है, उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा घन किसके बराबर होगा? जो तीन छोटे छोटे हैं उन घनों के बराबर, उन घनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो देखिए एक है मेरा 6 क्यूब, एक की साइड है मेरी 8, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 8 क्यूब, और एक की साइड है 10, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 क्यूब। यानी इन तीनों छोटे घनों के वॉल्यूम का सम इस बड़े वाले घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन है सिंपल, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो इनको ऐड कर लोगे आप तो 1000, 500, 700, 16 और ये आ रहा है मेरा 1728 वॉल्यूम आ गया बड़े वाले घन का। यानी इसको मान लेता हूँ मैं ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपसे ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी मेरी 1728 का क्यूब रूट, और ये आप सभी जानते हो भली भांति, ये हो जाता है 12। तो ए की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। आपको साइड पता चल गई। आपसे पूछ रहा है कि बड़े घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ये पूछा है आपसे ऑफ बड़ा घन। तो उसका फॉर्मूला आप सभी जानते हो, कितना होता है 6a²। अब a की वैल्यू तो आपको पता ही है, a मैंने बड़ा माना है तो बड़े लिख लेते हैं इसको। a की वैल्यू आप पता ही है कितनी, 12। 6 गुणा 12 का स्क्वायर करोगे तो 6 गुणा 12 गुणा 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और 144 गुणा 6 करोगे तो ये हो जाएगा 864। या फिर आप यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हो, 2 2 जा 4, यूनिट डिजिट आ गई 4, और 4 6 24, यूनिट डिजिट आ गई 4। अब आप ऑप्शन देखो, सभी ऑप्शन आपके यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो जिसके यूनिट डिजिट 4 है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। तो बस 2 फॉर्मूले का प्रयोग किया है यहाँ पर, वो फॉर्मूले में हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो इन 2 फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग किया केवल, और सवाल मेरा बहुत ही आसानी से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। एक फैक्ट्री में 40% टेक्नीशियन और 60% नॉन टेक्नीशियन है। तो मैं मान लेता हूं कि भाई कंपनी में टोटल कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी उनकी संख्या मान लेता हूं मैं 100। तो 40% है टेक्नीशियन। अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन, टेक्नीशियन है मेरे 40%, 100 का 40% हो जाएगा 40, और नॉन टेक्नीशियन है 60%, 100 का 60% हो जाएगा 60। ये अलग अलग मुझे पता चल गई दोनों तरह के कर्मचारियों की संख्या। आगे कहता है कि यदि 60% टेक्नीशियन और 40% नॉन टेक्नीशियन स्थायी कर्मचारी हैं, स्थायी का मतलब परमानेंट, तो 40 का 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 3/5। तो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं स्थायी कर्मचारी की संख्या। 40 का 60% है टेक्नीशियन, तो 60% उठ रहा 3/5, तो 3/5 हो जाएगा 40 का, 5 8 40, 8 3 24, यानी 40 में से 24 जो है वो स्थायी है टेक्नीशियन, और नॉन टेक्नीशियन 40% है। तो 60 का 40% निकाल लोगे 2/5, 12, और 12 दूनी 24। तो भाई 60 का जो 40% आएगा वो भी 24 ही आएगा। तो 24 ही मेरे टेक्नीशियन स्थायी हैं और 24 ही नॉन टेक्नीशियन स्थायी हैं। तो देखिए टोटल कितने हो गए कर्मचारी, 48, और ये मेरे टोटल थे 100। आपसे पूछ रहा है स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए टोटल स्थायी कर्मचारी है कितने, 48, 48 कर्मचारी हैं। कितने में से टोटल, 100 में से, टोटल कर्मचारी पूरे 100 हैं, स्थायी 48 हैं, तो 48 कर्मचारी 100 में से, परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100।
100 से 100 कट गया, बचा कितना आपका 48, यानी कि 48% जो कर्मचारी हैं वो स्थायी हैं, परमानेंट। ऑप्शन नंबर 4। आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही, आप सभी ने कर लिया होगा। सवाल नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, मार्क प्राइस दे रखा भाई कितना 4000 उस पर 20%, 25% और X% की 3 क्रमिक छूटों के बाद इसे 1968 में बेचा जाता है। तो 3 छूट दी गई इस पर, एक छूट यहाँ पर दी गई, एक छूट यहाँ पर दी गई और एक छूट यहाँ पर दी गई। तो आपका जो प्रोडक्ट बेचा गया ये बेचा गया फिर 1968 रुपये में, 1968 में सेलिंग प्राइस। आपसे पूछ रहा है X का मान कितना है, तो X का मान बताना है अभी आपको। अब देखिए सबसे पहले उसने छूट कितनी दी, 20% की, तो 4000 पे 20% की छूट दी उसने, माइनस का 20%, तो 4000 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हो 1/5, तो 4000 का 20% आ जाएगा 800 रुपये, यानी 4000 में उसने 800 की छूट दी। तो पहले उसने कितने में बेचा उसको, 3200 रुपये। फिर उसने 3200 रुपये पर एक और छूट दी, क्योंकि 3 क्रमिक छूट दे रहा है ना 25% की, तो अब की बार उसने छूट दी 25% की, किस पर, 3200 रुपये पर। तो 3200 का 25% निकाल लो आप, 25% मतलब 1/4, तो 3200 का 1/4 हो जाएगा 800। तो अगर 3200 में से मैं 800 घटा दूं, 800 की छूट दी, तो उसने प्रोडक्ट कितने में बेचा फिर, 2400 रुपये में, 2400 भाई 25% क्या होता है 800, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और 4000 का 20% कितना था, ये भी था मेरा 800, 800 की छूट पहले दे दी, 800 की अब दे दी। और फिर कह रहा है कि तीसरी छूट दी उसने X% की, और X% की छूट देने के बाद उसने उस प्रोडक्ट को 1968 रुपये में बेच दिया। तो देखो इस बार मुझे छूट नहीं पता कितनी परसेंट है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट का प्राइस पता है फाइनल कितना, 1968 में बेचा उसने। तो अब आप देखो 2400 से 1968 जा रहा है, तो कितना कम हो रहा है ये देखिए 2400 से 1968, मेरे मार्कर की वो देखेंगे आप, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर ये 32 और 400, 432 का डिस्काउंट दे रहा है, 432 का डिस्काउंट दे दिया ना उसने। अब आपसे यही पूछ रहा है कि उसने कितने परसेंट का दिया, ये जो परसेंटेज पूछ रहा है आपसे कि ये ही कितना परसेंट दिया, X% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए डिस्काउंट हमेशा हम मार्क प्राइस पर निकालते हैं, तो डिस्काउंट दिया कितना है 432, कितने पर, 2400 रुपये पर, क्योंकि अब उसका मार्क प्राइस 2400 हो गया। 432 का डिस्काउंट 2400 पर, परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये मेरा 8 से चले जाएगा, 8 3 24, 8 5 40, 8 चौक 32, 5 4 9, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो ये कितना आ गया 18%, यानी जो उसने तीसरी छूट दी वो कितनी रही 18%, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए आसान सा सवाल है आपका, बस सिंपल हल्की हल्की सी कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं है, मात्र 20 से 30 सेकंड का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। देखिए बहुत ही आसान सवाल है एवरेज का। सीता के अंक गलती से 53 के स्थान पर 71 लिख दिए गए। तो देखिए यहीं से हम समझेंगे, देखिए सीता के अंक थे 53, लेकिन 53 के स्थान पर वो गलती से 71 लिख दिए। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया, 71 में से 53 गए, ये डिफरेंस आ जाएगा मेरा 18 का, तो 18 का अंतर आ गया। देखो अब आगे कह रहा है कि इससे यदि गणना करने पर कक्षा के कुल छात्रों का औसत अंक आधा बढ़ जाता है। तो देखिए जो औसत अंक है पूरे क्लास के स्टूडेंट्स का, वो आधा नंबर बढ़ गया, यानी पहले मान लो x रहा होगा, तो अब वो औसत हो गया x.5। तो आपसे पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आ गया, 18 का, 18 का अंतर आ गया ना, और जिससे जो औसत अंक है वो आधा बढ़ गया, तो आधा जो बढ़ेगा वो पूरे 18 पर बढ़ेगा इन पर, तो इसका मतलब 18 बटे आधा 1/2। बस यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, ये 2 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा
36 यानी कक्षा में छात्रों की कुल संख्या रही होगी वो रही होगी 36। अगर देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो देखो एवरेज का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, सम अपॉन टोटल। तो अगर मैं यहाँ से टोटल की बात करूँ तो टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा सम अपॉन एवरेज। तो देखिए सम क्या है, सम यहाँ पर सम क्या है, ये अंतर जो है इनका नंबरों का 18, और एवरेज कितना है 0.5, क्योंकि आधा नंबर बढ़ रहा है एवरेज। तो यही तो सिंपल कैलकुलेशन है, यही करनी थी हमें यहाँ पर। आंसर आ गया 36। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। देखिए आज ये हमने क्लास में डिस्कस किए थे परसेंटेज की, जहाँ मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ वहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे ये वाले सवाल, मिक्सचर वाले। कह रहा है कि 50% अम्ल वाले 18 ml के विलयन में, यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें 50% एसिड है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है एसिड। आगे पढ़ते हैं सवाल। अम्ल की मात्रा को बदलकर 30% अम्ल वाला लोशन बनाने के लिए उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। तो सॉल्यूशन है हमारे पास किसका, एसिड प्लस वाटर का। अब एसिड है 50%, तो वाटर कितना रहा होगा, ये भी 50% रहा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है, ये 18 ml है। ठीक है, आगे कंडीशन कह रहा है कि इसमें जो है एसिड की मात्रा को बदलकर, यानी एसिड हम चेंज कर रहे हैं, और अब जो हमें एसिड है वो 30% रखना है और एक लोशन बना रहे हैं। तो हमें जो है उसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा ताकि एसिड जो है वो उसमें 30% हो जाए। तो इसमें हम कितना पानी मिलाएं। तो देखिए एसिड हमें 30% रखना है, तो पानी कितना रहा होगा, पानी कितना रखना पड़ेगा फिर 70%, जब भी तो 100% हो गए। तो ये क्वांटिटी हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है। अब आप देखो आप मिला क्या रहे हो उसमें, पानी। तो देखिए पानी पहले मेरा कुछ और रहा होगा, अब आप उसमें मिला दोगे तो अब और कुछ हो जाएगा। तो पानी मेरा चेंज हो रहा है, इसका मतलब पानी को हम लेंगे नहीं। देखिए एसिड मेरा उसमें पहले भी उतना ही था, ये मैंने गलती से काट दिया। एसिड उसमें मेरा पहले भी उतना ही था, आप भी अभी भी उतना ही है। तो एसिड मेरा सेम है, तो इसका मतलब मैं एसिड का यूज़ कर लूँगा। ये देखिए ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज तो चेंज हो जाएगा एसिड का, क्योंकि आप पानी मिला रहे हो। तो पानी मिला रहे हो तो पानी उसमें सॉल्यूशन में मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, तो परसेंटेज तो कम हो जाएगा। लेकिन एसिड जो उसमें आपने पहले घोल दिया था, ये देखिए गिलास है, मान लो ये इसमें लोशन है, तो इसमें ये जो है ये हमारा एसिड है नीचे नीचे इतना, और ये पानी है। तो अब क्या है, इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाना है मुझे। ये कह रहा है पानी की कितनी मात्रा मिलाएं, तो पानी की मात्रा मिला दी। अब आपका वाटर मान लो यहाँ तक आ गया ये, तो एसिड तो उसमें उतना ही है अभी भी। तो एसिड का जो परसेंटेज है वो आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई। तो वही चीज़ है। तो एसिड मेरा पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। तो पहले कितना था, पहले 18 ml में 50% था एसिड, बराबर। अब मेरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, तो मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ वो है x। अब x ml में इसमें एसिड रहेगा 30%। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 18 चले जाएगा 6 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 पंजे 30। तो 30 मेरा क्या निकल कर आ गया, ये आ गया मेरा ये वाला सॉल्यूशन निकल कर टोटल, यानी जो मैंने उसमें पानी मिला दिया, तो अब मेरा सॉल्यूशन हो गया वो 30 ml का, पहले था 18। तो अब आप देखो ध्यान से, पहले सॉल्यूशन था 18, अब हो गया 30। बदलाव कितने का आ गया, 12 का। भाई 12 का चेंज आ गया ना, 12 बढ़ गया। तो ये 12 का चेंज जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, आपने क्या मिलाया था उसमें, पानी। पानी की मात्रा मिलाई है ना उसमें, तो इसका मतलब ये जो चेंज आया है ये क्या है, ये पानी ही तो है। तो इसका मतलब पानी उसकी मात्रा कितनी मिलानी होगी हमें, 12 ml। यही आपसे पूछ रहा है कि उसमें हम कितना पानी मिलाएं, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आसान सा सवाल है, बस लैंग्वेज समझनी थी आपको। मिक्सचर वाला सवाल है, परसेंटेज में जो हमारा मिक्सचर वाला टाइप बन जाता है, उससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सॉल्व होने को मेरा ये रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्यों मैं इतनी फालतू की कैलकुलेशन करूँ जब मेरा सवाल आसानी से एक लाइन में ये हो रहा है। तो आपको भी अप्रोच यही रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और दोस्तों जिसको भी ये सवाल समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे कर दिया, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर परसेंटेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी 10 वीडियो पड़ी हैं। तो वहाँ पर 6ठी या 7वीं वीडियो होगी, आप देख लेना, उस पर लिखा है मिक्सचर संबंधित प्रश्न, मिश्रण वाले। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, 30-35 मिनट की वीडियो, वहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मिश्रण वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों 12वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक ट्रेन में सेकंड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों का अनुपात इतना दे रखा है आपको, 3:5। तो भाई दो ट्रेन एक है, उसमें 2 डिब्बे हैं, सेकंड एसी, तो पहले हम वही लिख लेते हैं, और दूसरा है मेरा ये अनुपात है स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास ये 2 डिब्बे हैं, इनमें यात्रियों का अनुपात 3:5 है, अनुपात दे रखा है यात्रियों का। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यात्रियों, अनुपात दिया है 3 और 5। एसी और स्लीपर क्लास के किरायों का अनुपात 30-17 है। तो देखिए किराए का अनुपात दे दिया आपको, किराया कितना 30:17। तो देखिए यहां से मैं कुल राशि निकाल सकता हूं, कुल राशि जो प्राप्त होगी रेलवे को। देखिए 3 यात्री हैं और एक का किराया 30 रुपये है, तो तीनों से कितना किराया लिया जाएगा, 30 × 3 90। ऐसे ही 5 यात्री है, सबसे 17 रुपये लिए जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 85। ये हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया, रेशो के अकॉर्डिंग। अभी हमें मूल कीमत नहीं पता। तो देखिए टोटल राशि कितनी हो गई है, 90 + 85, ये हो जाएगी 175 यूनिट। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है यदि यात्रियों से प्राप्त कुल राशि 8750 है, तो इसका मतलब 175 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 8750। 175 बराबर हो जाएगा 8750 के, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप, 8750/175, ये आ जाएगा मेरा 50। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50। आपसे पूछ रहा है स्लीपर क्लास के यात्रियों से कितनी राशि प्राप्त की गई। तो स्लीपर क्लास के यात्रियों से कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी प्राप्त की गई 85। तो आपसे 85 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 85 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 85 × 50, सॉल्व करोगे 0, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40 और 2 = 42। तो टोटल राशि कितनी प्राप्त हुई उनसे, 4250 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड। आसान सा सवाल है बहुत ही, आप सभी कर सकते हो उसको। सवाल नंबर 13। मान लीजिए x एक ऐसी संख्या है कि 0.0007 डिवाइडेड बाई x, 0.0007 डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू दी है आपको 0.7 के बराबर। तो x का मान पूछ रहा है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, x इधर चले जाएगा और 0.7 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0.0007/0.7। अब पॉइंट के बाद 4 संख्या है, नीचे 1 है, तो नीचे में 3 जीरो और चिपका देता हूँ पीछे, तो एक पॉइंट के बाद मेरी 4 संख्या हो गई। अब तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब देखो नीचे क्या है 7000, ऊपर है 7, 7 से चले जाएगा 1000 बार, तो ये आ गया कितना 1/1000। अब ऊपर 1 है नीचे 1000 है, तो 1 2 3, नीचे 0 कितनी है 3, तो ऊपर 1 2 3, यानी ऊपर मेरे पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद 3 संख्या आ जाएंगी, जितनी 0 होती है पॉइंट के बाद ऊपर उतनी संख्या आती है। तो 0.001, 3 संख्या आ गई और यही मेरा उत्तर है 0.001। ये आपका आंसर है। आसान सवाल है भाई, इस वाले सेट में देखो अब तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं है चैलेंजिंग, सारे क्वेश्चन आसान है हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कोई मिल जाए तो। आइए साथियों बात करते हैं 14वें सवाल की, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। कह रहा है कि एक कार, ट्रेन और बस की चाल का अनुपात इतना है। तो देखिए 3 चीजें हैं, कार, ट्रेन और बस। आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही लेना है, अगर आप वैसे ही ले लोगे कुछ तो फिर नीचे वैल्यू चेंज हो जाएंगी, फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो कार, ट्रेन, बस, इनकी स्पीड का अनुपात दिया है आपको 4, 5 और 3, ये आपको अनुपात दिया है। तो देखिए इनका सम कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 3 12, इनकी स्पीड का सम हो जाएगा 12 यूनिट।
और आपको इनकी एवरेज स्पीड दी है, एवरेज स्पीड दी है कितनी 80। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इनका स्पीड का सम कितना होगा, देखो मुझे पता है उनकी एवरेज स्पीड तीनों की 80 है, यानी कार की भी 80, बस की भी 80, उसकी भी 80। अगर मैं उनकी बात करूँ स्पीड का सम, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा वो 80 गुणा 3 यानी कि 240। मुझे ये नहीं पता कि कार की स्पीड कितनी है, बस की कितनी है, ट्रेन की कितनी है। उनका एवरेज पता है कि उनका एवरेज 80 है, तो एवरेज से मैं सम निकाल सकता हूँ। उनकी स्पीड का सम हो जाएगा 240। अब वो तीनों की अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो तीनों की स्पीड का सम पता चल गया 240। तो हमारे अकॉर्डिंग सम था 12 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 240। तो 12 यूनिट बराबर 240 के, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20। आपसे पूछ रहा है अंत में कार और बस की औसत चाल कितनी होगी। तो देखिए कार और बस, इनकी स्पीड का सम कितना हो जाएगा, 3 और 4 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 20 बराबर 140। कार और बस की स्पीड का सम पता चल गया 140। आपसे एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज का फॉर्मूला आप सभी जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से, सम अपॉन टोटल। तो सम कितना आया 140 और टोटल संख्या कितनी है, 2 गाड़ियाँ कार और बस। तो डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 70। तो उनका एवरेज औसत कितना आ गया, औसत स्पीड 70। ऑप्शन नंबर 1। आसान सवाल था ये भी। ये टाइम एंड स्पीड का बोल दिया है लेकिन उसका कहीं यूज़ नहीं हुआ, यूज़ केवल मेरा एवरेज औसत के कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है यहाँ पर केवल, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं हुआ यहाँ पर। सिंपल औसत का यूज़ करके हमने आंसर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15, आखिरी सवाल पर। आइए साथियों लास्ट सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए लैंग्वेज कितनी बड़ी है, लेकिन सवाल मेरा आसान ही है। एक व्यक्ति फ्रिज खरीदने के लिए बैंक से 40,000 का लोन लेता है बैंक से। वह 3 साल के बाद भुगतान का वादा करता है। वो कहता है कि वो 3 साल के बाद भुगतान कर देगा। बैंक वार्षिक 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है, CI ले रहा है 10%, जिसकी गणना वार्षिक रूप से होती है, यानी कंपाउंडेड वो एनुअली कर रहा है। लेकिन अचानक से बैंक घोषणा करता है कि ऋण अवधि के अंतिम वर्ष में ब्याज दर 12% वार्षिक होगी। इस घोषणा के कारण नई ब्याज की दर की वजह से उस व्यक्ति को कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। तो देखिए उसने लोन लिया 40,000 का 10% की दर से, और वो कहता है कि 3 साल बाद चुका देगा। तो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 3 साल की बात होगी। इसका मतलब पहले साल 10 था, एक ब्याज दे दिया तो उसने 11 लौटा दिया अमाउंट। ऐसे ही दूसरी साल, ऐसे ही तीसरी साल। तो इक्विवेलेंट निकाल लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 11 का क्यूब होता है 1331। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि उसने 1000 रुपये का लोन लिया और उसने 1331 रुपये 3 साल बाद लौटा दिए, यानी कितने फालतू लौटाए, 331 रुपये। ये क्या है, ये ब्याज है। तो मूलधन कितना है 1000, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 40,000। तो 1000 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40,000 के बराबर। 1000 बराबर हो जाएगा मेरा 40,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1000 से 40,000 जाओगे तो गुणा 40 करना पड़ेगा। अब देखिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, अब आगे दूसरी लैंग्वेज पर आते हैं। आगे कह रहा है कि बैंक जो है अचानक से घोषणा कर देता है कि अंतिम साल में जो ब्याज दर होगी वो 12% होगी। तो देखिए पहले 2 साल तो इतनी ही रही 10%, 10 से 11, 10 से 11, 10% का मतलब होता है 1/10। लेकिन आखिरी साल उसने घोषणा करी कि जो ब्याज दर होगी वो 12% होगी। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। तो इसका मतलब 25 प्रिंसिपल था तो 3 ब्याज देकर अमाउंट हो जाएगी 28। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 धाम 100, ये हो जाएगा 2500, और इधर ये हो जाएगा 28 गुणा 11 गुणा 11, ये आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3388। तो देखिए यहाँ से जो है इसका मतलब क्या है कि 2500 अगर मूलधन है तो 3388 हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज उसने कितना दे दिया, 888 का। अब ये जो आए हैं ये आए हैं हमारे अकॉर्डिंग,
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है 40 यूनिट, एक बराबर है 40 के, तो 331 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 331 गुणा 40। तो इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा मेरा 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, हंस लगेगी 4 तिया 12 13। यानी पहले जो वो राशि देता ब्याज वो देता 13,240 रुपये, लेकिन अब कितना दे रहा है वो, अब कौन निकाल लेंगे हम। तो 2500 बराबर हो जाएगा 40,000 के। प्रिंसिपल तो वही है ना 40,000, लोन जो है। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो 25 अट्ठे 200, ये चले जाएगा मेरा 16 बार। तो 2500 में अगर मैं 16 गुणा करूंगा तब मेरा 4000 आएगा। तो इसका मतलब फिर 888 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मुझे 16 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 16 गुणा 888 करोगे, 16 अट्ठे 128, हासिल लगी 12, 128 और 12 140, हासिल लगी 14, 128 और 14 142। तो अब उसे अमाउंट देनी पड़ेगी 14,208। तो देखिए पहले अमाउंट देनी पड़ती है उसे 13,240, लेकिन तीसरे साल में ब्याज दर बढ़ गई तब उसे अमाउंट देनी पड़ रही है 14,208। तो आप अंतर देख लो, अंतर कितने का आ रहा है। जो अंतर आएगा वही क्या है मेरा, जो उसने एक्स्ट्रा भुगतान किया है, तो वही मेरा अंतर आ जाएगा जो एक्स्ट्रा भुगतान किया है, तो वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितना किया, 8 में 0 गए 8, इधर 0 6, यहाँ बचा 1, वहाँ 11 में से 2 गए 9, और 13 में से 13 हो गए 0। तो अंतर कितने का आ गया मेरा 968 का। इसका मतलब क्या है कि जो उसने अतिरिक्त राशि भुगतान करी होगी वो कितनी करी होगी 968 रुपये। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो है हमारा डिटेल मेथड, एक हम देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं। तो देखिए अब हम इस सवाल को शॉर्टकट से करते हैं। अब मैंने वहाँ पर रफ कर दिया है, अगर आपको उस मेथड को दोबारा समझना है तो आप वीडियो को दोबारा वापस से देख सकते हो। तो देखिए पहले 2 साल तो सेम ही है, तो पहली 2 साल क्या रहा होगा 10 से 11 और 10 से 11, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121, यानी प्रिंसिपल हो गया, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। प्रिंसिपल है 100, अमाउंट हो गया 121, जबकि प्रिंसिपल आपको दिया है 40,000। तो 100 बराबर दे रखा आपको 40,000 के, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 400, और 121 यूनिट की वैल्यू इसकी निकालेंगे तो इसमें भी आपको गुणा 400 करना पड़ेगा। तो 121 गुणा 400 करोगे ये आ जाएगा मेरा 20,484। तो देखिए 40,000 से ये हो गया 48,400। 2 साल तक तो देखिए सेम ही है रेट, तो उसे 2 साल बाद अगर आपसे पूछता कि 2 साल बाद उसे कितना अमाउंट, कितना अतिरिक्त भुगतान देना होगा, तो 2 साल में उसे देखो 40,000 से 48,400, यानी कि उसने कितना फालतू दिया 8400 रुपये। तो 8400 रुपये ब्याज दिया उसने 2 साल में, अगर आपसे पूछा जाता। लेकिन यहाँ अब कहता है वो कि तीसरी साल में, देखिए यहाँ से आगे मैं ऊपर कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तीसरी साल में जो ब्याज है अब वो 10% ना रहकर 10% से 12% हो गया, बैंक ने अचानक घोषणा करी। तो देखिए कितना इंक्रीज हो गया, ये 2% बढ़ गया। तो अब जो आप ब्याज निकालोगे वो आप दूसरी साल की जो आपकी अमाउंट आई थी उसी पर तो निकालोगे। अब 40,000 से मतलब नहीं है, क्योंकि सीआई की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा 48,400 पे 2% निकाल दो, क्योंकि 2% फालतू देगा वो। तो 48,400 का 2%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 गुणा 484 करोगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 968। तो देखिए आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे शॉर्टकट तरीके से, बशर्ते आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सीआई का। सीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए मान लो कोई अमाउंट है 100, आप 3 साल पे चक्रवृद्धि ब्याज देते हो 5% की दर से, तो पहले साल आप 100 पर 5% दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 105, या फिर आप मान लो इसको 20 मान लो 20%, तो ये हो जाएगा मेरा 120। यानी 1 साल बाद आप किसी से उधार लिया चक्रवृद्धि ब्याज पर,
100 रुपये, तो आप 1 साल बाद उसका 120 लौटाओगे, 100 मूल और 20 ब्याज। अगर 2 साल के लिए लोगे तो फिर आपको अगले साल जो आप रेट आपका सेम ही है 20%, तो अगले साल जो आपको 20% ब्याज देना है ना, वो इस पर देना पड़ेगा, ना कि इस पर, प्रिंसिपल पर नहीं, वो अब भूल जाओ। अब आपको प्रिंसिपल पर भी देना होगा और ब्याज पर ब्याज भी देना होगा। तो प्रिंसिपल 100 तो था ही और ब्याज 20, तो कितना हो गया टोटल 120। तो अब की बार आपको टोटल 120 पर 20% देना होगा। तो 120 का 20% हो जाता है, ये हो जाएगा मेरा 12 होगा ना, 1/5, 5 दूनी 10, 2 24, तो ये हो जाएगा मेरा 144। तो अब आपने ब्याज दे दिया इतना। अब अगर आपसे अगले साल की और बात करें वो, तो रेट तो मेरा उतना ही है 20%, तो अब की बार आप 144 पर 20% दोगे, 144 पर 20%, तो जो भी आ जाएगा वो आप यहाँ लिख दोगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है कि देखिए 2 साल बाद उसे देना पड़ता इतना 48,400, लेकिन बैंक ने अचानक घोषणा की कि जो है अंतिम वर्ष में ब्याज दर 12% होगी। पहले कितनी लेता वो 10%, लेकिन अब उसने घोषणा कर दी कि वो लेगा 12%। तो अंतिम साल में वृद्धि कितने की हो गई, अब दर में 2% की वृद्धि होगी। तो इसका मतलब 2% की जो वृद्धि होगी ये मेरी 48,400 पे तो होगी, जो अतिरिक्त राशि निकलेगी तो वो इस पर निकलेगी 48,400 पर। तो आप 48,400 का सीधा 2% निकाल दो, तो ये 968 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। तो ऐसे भी आप सवाल को कर सकते हो, या फिर बेसिक मैंने आपको बताई है, बेसिक से आप आसानी से और कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेट 15 सवालों का। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर ख़राब लगी तो डिसलाइक कर देना। साथ ही जिनको अच्छी लगी तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सीरीज़ हमारी आगे कंटिन्यू रहेगी। अब तक हम ये हमारा 5वां सेट है, तो 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही हम दिल्ली पुलिस के जितने भी सेट हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।